नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर, मेंटर, ट्रेनर, पीएसपी एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नोटिफिकेशन मैसेज का आ चुका है। अभी पब्लिक नोटिस इशू होने वाले हैं कंसर्न कमिश्नरेट से। जैसे ही वो पब्लिक नोटिस आ जाएंगे, हम एक क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, शेड्यूल करेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है। बट फर्स्ट, लेट द पब्लिक नोटिस कम। दोस्तों, हमारा बैच 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आप में से जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये जो एग्जाम है और इस एग्जाम में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो खुद जब तक इस एग्जाम की एनाटॉमी को नहीं समझ पाएंगे, तब तक वो आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकते। जब तक उसकी नब्ज नहीं पकड़ लेंगे एग्जाम की, तब तक आप पास नहीं हो सकते उस एग्जाम। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस एग्जाम के पैटर्न्स, उस एग्जाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीजों की एक समझ अपने आप में डेवलप करो। उसी के बाद आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। रिजल्ट जो है वो 2% to 5% ही रहता है। दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट वीडियो में, वो बात कर रहे हैं 2023 में हुए कस्टम ब्रोकर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर। हम क्वेश्चन नंबर 1 to 50 फर्स्ट वीडियो में, 51 to 100 सेकंड वीडियो में, और इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझे बताते हैं कि किस तरीके से ये वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको थैंक यू। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अंडर सेक्शन 100 of the Custom Act 1962, power to search suspected persons applies to the following. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में पावर टू सर्च दिया हुआ है, वो भी किसका? सस्पेक्टेड पर्सन्स का। अब उसमें किस किस कैटेगरी के लोगों की सर्च की जा सकती है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये 4 स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, एनी पर्सन हु हैज लैंडेड फ्रॉम और इज अबाउट टू बोर्ड और इज ऑन बोर्ड ए फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट। विदेश कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसमें कोई व्यक्ति बोर्ड हुआ है या बोर्ड होने वाला है और या ऑन बोर्ड हो चुका है, उसकी सर्चिंग हो सकती है। तो ये सेक्शन 100 में अप्लाई होता है। सेकंड कहता है, एनी पर्सन हु हैज लैंडेड फ्रॉम अब्रॉड और is about to board or is on board any vessel within the Indian customs waters। तो कोई आ रहा है व्यक्ति या कोई यहाँ से जा रहा है या जाने वाला है किसी वेसल के थ्रू, उसकी भी सर्च की जा सकती है। ये भी उस सेक्शन में दिया हुआ है। थर्ड, एनी पर्सन हु हैज गॉट आउट ऑफ और इज अबाउट टू गेट इनटू और इज इन व्हीकल विच हैज अराइव्ड फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। कोई व्यक्ति व्हीकल से आया है या जाने वाला है या बैठा हुआ है व्हीकल में, तो उसकी भी सर्च ली जा सकती है। और फोर्थ कहता है, एनी पर्सन इन ए कस्टम एरिया में कोई भी व्यक्ति। ये चारों कंडीशंस जो हैं
वो सेटिस्फाई करती हैं सेक्शन 100 की कंडीशंस को। इनफैक्ट ये चारों कंडीशंस सेक्शन 100 में दी हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। हमें ये फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। देखिए चारों कंडीशन सेटिस्फाई है, चारों कंडीशन ट्रू है। फर्स्ट एंड सेकंड ये आंसर आपका नहीं हो सकता। सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपका आंसर है। बी इज योर करेक्ट आंसर। सी कहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। डी कहता है सेकंड ओनली। योर आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10। An importer custom broker are empowered to initiate anonymized escalation mechanism AEM through IceGate or approach TSGate, where they can directly register their requirement of expeditious clearance of bill of entry delayed for more than clearance। देखिए सिस्टम एक नया बनाया है IceGate में कस्टम्स में। वो सिस्टम है एनोनिमाइज्ड एस्केलेशन मैकेनिज्म का। आपकी बिल ऑफ एंट्री पे ध्यान नहीं अगर दिया जाता है तो 24 आवर्स 24 घंटे तक आपकी बिल ऑफ एंट्री पे कोई कार्यवाही नहीं होती। इन दैट केस आप एईएम में अपना ग्रेवियंस रजिस्टर कर सकते। तो वो जो टाइम है, जितने टाइम में आप एईएम में को अप्रोच कर सकते हो वो है 24 आवर्स। ऑप्शंस देखते हैं। ए कहता है 36 आवर्स, टू कहता है 2 वर्किंग डेज, सी कहता है 3 वर्किंग डेज, डी कहता है 1 वर्किंग। 24 आवर्स मतलब 1 वर्किंग डे होता है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम एक्ट 1962। टैक्सेबल इवेंट कब होती है एज पर कस्टम्स एक्ट 1962। देखिए टैक्सेबल इवेंट एज सच कस्टम एक्ट में डिफाइन नहीं है। स्टिल हम देखते हैं एंटरिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। पहला कहता है टेरिटोरियल वाटर्स मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर डीप इनटू द सी। अगर माल अंदर आ जाता है तो क्या वो टैक्सेबल इवेंट है, या अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एट द कस्टम पोर्ट पे अनलोडिंग हुई वो टैक्सेबल इवेंट है। मतलब तब तब गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है। या गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, जब माल होम कंजम्पशन में क्लियर हो जाता है वो टैक्सेबल इवेंट है। या फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, या आप बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए फाइल करते हो वो टैक्सेबल इवेंट है। देखिए टैक्सेबल इवेंट जो है वो है आपकी जब इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर हो जाता है माल, तभी से वो टैक्सेबल हो जाता है। तो योर करेक्ट आंसर इज ए, एंटरिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। Coming to next question number 104. Computed value as per rule 5 of the custom valuation determination of value of export goods rules 2007 shall include। देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कस्टम वैल्यूएशन ये एक्सपोर्ट वैल्यूएशन की बात कर रहा है। दो वैल्यूएशन रूल्स हैं, पहला है इंपोर्ट के लिए, दूसरा है एक्सपोर्ट के लिए। तो एक्सपोर्ट वाला जो है उसकी बात है ये, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरीके के रूल्स हैं। ध्यान रखिएगा एक्सपोर्ट के लिए रूल्स कोट कर रहा है या इंपोर्ट के लिए रूल्स कोट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। ये कहता है चार्जेस इफ एनी फॉर द डिजाइन और ब्रांड। सी कहता है एन अमाउंट टुवर्ड्स प्रॉफिट, एंड डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटेड वैल्यू मेथड ये होता है कि आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट जोड़ दिया,
तो आपका माल बनके कितने रुपए में तैयार हुआ, ये होता है कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। तो उस कंप्यूटेड वैल्यू मेथड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड होता है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, देन चार्जेस इफ एनी फॉर डिजाइन और ब्रांडिंग, ब्रांडिंग और डिजाइन में जो भी खर्चा करोगे वो भी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होगा, फिर प्रॉफिट भी आप जोड़ोगे उसमें। तो ये सभी उसके पार्ट होते हैं कंप्यूटेड वैल्यू मेथड के। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, under which section of Custom Act 1962 import general manifest for the imported goods has to be delivered to the proper officer of customs। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सेक्शन 30 में डिलीवर किया जाता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। तो ए सेक्शन 29, बी सेक्शन 30, सी सेक्शन 31, डी सेक्शन 28। बी इज योर करेक्ट आंसर, सेक्शन 30। Coming to next question number 106, which of the following is not included in general power to make rules by the board under section 156। देखिए अब ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। ये बात तो करता है जनरल पावर्स टू मेक रूल्स, और रूल्स बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां इन्होंने गलती से लिख दिया है बोर्ड। समझ रहे हैं? 157 में रेगुलेशंस बनाता है बोर्ड, वो सेक्शन है 157। यहां बात कर रहा है 156 की और लिख रहा है बोर्ड। 156 में जो पावर्स हैं जनरल पावर टू मेक रूल्स, वो पावर्स दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये क्वेश्चन में एक डिस्क्रिपेंसी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा मैटर नहीं है। तो ये कहता है कि जनरल पावर टू मेक रूल्स में इन इन सारे टॉपिक्स में से किस टॉपिक पे रूल्स नहीं बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? फर्स्ट इज द डिटेंशन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स अंडर द कस्टम्स एक्ट, इस पे रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। द ड्यू डेट एंड मैनर ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटीज अंडर कस्टम एक्ट, देखिए यहां से देखिए सेक्शन 7 प्रोहिबिटेड गुड्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी के लिए रूल्स बने हुए हैं, अगर आपको याद हो तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। द मैनर ऑफ डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स अंडर कस्टम एक्ट, वैल्यूएशन रूल्स की बात कर रहा है। वैल्यूएशन रूल्स इसने बनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और डी द फॉर्म एंड मैनर इन विच एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड शैल बी मेड अंडर सेक्शन 27। सेक्शन 27 में रिफंड के जो रेगुलेशंस हैं वो बोर्ड में बनाए हुए हैं, इसलिए ये डी आपका करेक्ट आंसर है। और सेकंड थिंग कि ये जो बाकी सारे ए बी सी जो हैं वो आपके 156 में मेंशन्ड है। डी जो है वो आपके 150 सेक्शन 156 में मेंशन्ड, राइट? सो डी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, द रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लेविएबल ऑन वेसल फॉर ब्रेकिंग अप CTH 89080000 when imported into India is, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछे जाने चाहिए, पर उसके पूछे जाने का कोई ना कोई रीजन रहा होगा। वैसे जो वेसल्स होते हैं और उन जब ब्रेकिंग अप के लिए लाया जाता है तो उस पर नील रेट ऑफ ड्यूटी हो, 0%। तो ऑप्शंस देखते हैं, 5%, 7.5%, सी नील, डी 10%। तो सी इज योर करेक्ट आंसर, नील। Coming to next question number 108, which of the following is ground for revoking the license of a custom broker under custom broker licensing regulations 2018? किन ग्राउंड्स पे कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस जो है रिवोक किया जा सकता है?
ए कहता है failure to comply with any of the conditions of the bond executed before granting a license. This is all correct. अगर आपने जो बॉन्ड दिया हुआ है उसकी कंडीशंस को आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा. ट्रू है. बी कहता है एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट. तो अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हो तब भी आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा. सी कहता है कन्विक्टेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज. ये भी करेक्ट है. और ये सारे के सारे ग्राउंड जो हैं रेगुलेशन 14 में दिए हुए हैं. एंड डी कहता है ऑल ऑफ द एबव. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109. As per section 243 of the Customs Act 1962, warehouse means. देखिए सेक्शन 2 की जहां बात आती है, सेक्शन 2 में सब की सब डेफिनेशन है और वेयरहाउस का मीनिंग पूछ रहा है. एनी वेयरहाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन 57. कोई भी वेयरहाउस जिसको लाइसेंस मिला है अंडर सेक्शन 57 तो पब्लिक वेयरहाउस, तो वो उसको वेयरहाउस कहते हैं. यस कहते हैं. एनी वेयरहाउस लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 58 प्राइवेट वेयरहाउस, उसको भी वेयरहाउस कहते हैं. यस डेफिनेटली कहते हैं. तो दिस इज आल्सो करेक्ट. एंड सी एनी वेयरहाउस लाइसेंस अंडर सेक्शन 58A. 58A में जो लाइसेंस मिलता है तो स्पेशल वेयरहाउस होता है, उसको भी वेयरहाउस कहते हैं. एंड डी कहता है ऑल ऑफ द एबव. सो योर करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. 110. Any person who contravenes any provisions of the Custom Act 1962 with which it was his duty to comply, where no express penalty is elsewhere provided for such contraventions, shall be liable to a penalty not exceeding. देखिए ये जो बात कर रहा है वो सेक्शन 117 की बात कर रहा है, जहां भी एक्सप्रेसली कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कस्टम एक्ट में और ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई एक्ट किया गया है जिसकी वजह से पेनल्टी लगनी चाहिए, तो ऐसे केसेस में कस्टम्स 117 में उस व्यक्ति पे पेनल्टी लगा सकता है. और वो जो पेनल्टी का अमाउंट है वो अप टू 4 लाख रुपीज हो सकता है. ए कहता है रुपीज 4 लाख, बी कहता है रुपीज 50,000, सी कहता है रुपीज 2 लाख, डी कहता है रुपीज 1 लाख. सो योर करेक्ट आंसर इज ए, रुपीज 4 लाख. Coming to question number 111, the costs toward destruction, damage and detention charges incurred till the time of destruction or disposal of the goods infringing intellectual property rights shall be borne by the A's half each by the right holder and importer, B importer, C custodian, D right holder. देखिए जो भी कॉस्ट इनकर होती है डिस्ट्रक्शन में, डैमेज में, डिटेंशन में, वो राइट होल्डर से वसूल की जाती है. एक्चुअली में राइट होल्डर की वजह से वो शिपमेंट रोकी होती है और उसपे जो जिसने वायोलेशन किया है उसका तो एडजुडिकेशन किया जाता है, तो उस पर फाइन पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है. और अगर प्रोसिक्यूशन है तो प्रोसिक्यूशन भी होता है. और डिस्पोजल के चार्जेस, डिस्ट्रक्शन के चार्जेस जो हैं वो राइट होल्डर से वसूल किए जाते हैं. तो योर आंसर इज डी, राइट होल्डर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 112, which of the following statement are correct in respect of amended bill of entry forms regulations 2021 when the consignment is arriving from Sri Lanka? बिल ऑफ एंट्री अमेंडमेंट फॉर्म की बात करता है 2021 के. जब आपकी शिपमेंट श्रीलंका से आ रही है, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है इन केस ऑफ ए कस्टम एयरपोर्ट द बिल ऑफ एंट्री इज टू बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ द डे ऑफ द अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरिंग द गुड्स एट द कस्टम एयरपोर्ट.
श्रीलंका से शिपमेंट आ रही है, बाय एयर आ रही है। आपको पता है बाय एयर शिपमेंट आएगी तो एंड ऑफ द डे ऑफ अराइवल तक बिल ऑफ एंट्री फाइल हो सकती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कहता है इन केस ऑफ ए कस्टम पोर्ट द बिल ऑफ एंट्री इज टू बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रेसिडिंग द डे on which the vessel carrying the goods arrives at the custom port। अब कस्टम पोर्ट का मामला अगर है और बिल ऑफ एंट्री फाइल होनी है और ये कहता है कि वो फाइल हो जानी चाहिए बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रेसिडिंग द डे, एक दिन पहले अराइवल के। तो श्रीलंका के केस में जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, आपका नेपाल है, भूटान है, इन सारे केसेस में एंड ऑफ द डे तक का टाइम दिया हुआ है हमारे जितने पड़ोसी हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सो योर आंसर इज, ए कहता है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बी कहता है ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सी कहता है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, डी कहता है नन ऑफ देम आर करेक्ट। योर करेक्ट आंसर इज ए, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। Coming to next, as per the Electronic Duty Credit Ledger Regulation 2021 as amended, the e-script shall be valid for a period of dash dash from the date of its creation in the Electronic Duty Credit Ledger। तो ये कहता है कि एक बार क्रिएट कर दिया आपने ई स्क्रिप्ट, उसके बाद कितने टाइम तक वो वैलिड रह सकती है। तो जो ड्यूटी क्रेडिट लेजर रेगुलेशन 2021 है उसका रेगुलेशन 6 जो कहता है वो कहता है कि 2 इयर्स तक ये आपकी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो है वैलिड होती है। और इसमें अमेंडमेंट जो हुआ था लास्ट वो 15 सितंबर 2021 को हुआ था। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए कहता है 2 इयर्स, बी कहता है 18 मंथ्स, सी कहता है 6 मंथ्स, डी कहता है 1 ईयर। ए इज योर करेक्ट आंसर, 2 इयर्स। नेक्स्ट, in the case of review of any speaking order on reassessment passed by the proper officer of the faceless assessment group under subsection 2 of section 129D of the Customs Act 1962 shall lie with their reviewing authority having administrative control over। एक कंडीशन सोचिए, फेसलेस असेसमेंट ग्रुप ने रीअसेसमेंट किया, एफएजी ने रीअसेसमेंट किया, उसका रिव्यू जो है वो कौन करेगा ये पूछने का इसका मतलब है पीएजी के ऑफिसर्स करेंगे रिव्यू। देखिए, अपील पीएजी में फाइल होती है, एडजुडिकेशन पीएजी में होता है, पर रिव्यू जो होता है वो एफएजी का एफएजी में होता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, दैट ऑफिसर ऑफ फेसलेस असेसमेंट ग्रुप, फेसलेस असेसमेंट ग्रुप का करेगा, द पोर्ट असेसमेंट ग्रुप पीएजी का करेगा, द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट का करेगा, या नन ऑफ द अबव। ए, दैट ऑफिसर ऑफ द फेसलेस असेसमेंट ग्रुप इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, uncleared goods imported through courier shall be disposed of after the expiry of dash dash days of the arrival of the goods। देखिए, सेक्शन 48 जो है वो सबके लिए एक जैसा है। तो 48 कहता है 30 डेज। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए कहता है 15, बी कहता है 30, सी कहता है 45, डी कहता है 20। सो बी इज 30 डेज, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, अंडर CBLR 2018 ऑब्लिगेशंस ऑफ ए कस्टम ब्रोकर डू नॉट इंक्लूड, इनमें से क्या ऑब्लिगेशन नहीं है कस्टम ब्रोकर का। पहला देखते हैं, to join investigation promptly in the event of an inquiry against them or their employees।
इन्वेस्टिगेशन प्रॉम्प्टली ज्वाइन करेगा। ये ऑब्लिगेशन है, यस, ये ऑब्लिगेशन है। ये क्या पूछ रहा है, डू नॉट इंक्लूड, कौन सा ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ए है, मतलब ए आंसर नहीं हो सकता। बी, टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ आईसी जीएसटीआईएन एंड आइडेंटिटी ऑफ हिज क्लाइंट एट द डिक्लेयर्ड एड्रेस, केवाईसी जरूर है। C, to obtain an authorization from each of the company's firms or individuals by whom he is for the time being employed as a custom broker, authority letter लेगा, सबसे पहला ऑब्लिगेशन है, ये तो है ही है। D कहता है to enroll himself in the more than one customs broker association at the given time in a particular jurisdiction। देखिए ऑब्लिगेशन क्या है, एक किसी कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन की मेंबरशिप लेगा, एक की। इसमें क्या कहता है, मोर देन वन, एक से ज्यादा की लेगा, तो ये इनकरेक्ट है। डी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अमाउंट ऑफ रिफंड कैन बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कौन सा अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा रिफंड करने की जगह। ए कहता है अमाउंट रिलेटेड टू द रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 26 में जो रिफंड होना है एक्सपोर्ट ड्यूटी का, वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखिए जब तक ये स्टैब्लिश ना हो जाए कि इस व्यक्ति ने ये पैसा दिया था, तब तक उस व्यक्ति को रिफंड नहीं होता। अगर सेक्शन 26 की बात है, क्वेश्चन नंबर 118, under Swift currently which PGA have connected with their own system with online message exchange, तो सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, सभी डिपार्टमेंट जितने भी पीजीए पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके सिस्टम को कस्टम के सिस्टम से ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया, सो दैट दे कैन सबमिट देयर एनओसीज, देयर परमिट्स ऑनलाइन टू द कस्टम सिस्टम, राइट। फसई और पीएंडक्यू ये पहले से जुड़े हुए थे प्लांट एंड क्वारंटीन स्विफ्ट के सिस्टम से। अभी जो नया हाल ही में जो फॉर एग्जाम जो कनेक्ट हुआ था, वो हुआ था एनिमल क्वारंटीन का सिस्टम, AQCS। तो ये ए और बी ये कनेक्टेड है। ए कहता है फसई एंड PQ, बी कहता है AQCS, सी कहता है बोथ ए एंड बी एबव, डी कहता है नन ऑफ द एबव। सी इज योर करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी एबव। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 119, as per the provisions of customs audit regulation 2018, the proper officer with the previous approval of the principal commissioner of custom may do audit with assistance of custom audit regulation 2018 में ये प्रोविजन है कि कोई टेक्निकल अगर काम है तो उसके लिए ऑडिटर्स असिस्टेंस ले सकते हैं किसी प्रोफेशनल का। चार्टर्ड अकाउंटेंट का ले सकते हैं, उसमें प्रोविजन है। कॉस्ट अकाउंटेंट इसका भी ले सकते हैं, ये भी प्रोविजन है। एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इसका भी ले सकते हैं, आईटी और कंप्यूटर साइंस वाले का। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, सो योर डी ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर अमेंडमेंट इन आईजीएम। आईजीएम में मेजर अमेंडमेंट कौन सा है इनमें से, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू अनदर। ये चूंकि आपने क्वांटिटी पहले से ही डिक्लेयर की हुई है, तो इसलिए ये मेजर अमेंडमेंट नहीं है। करेक्टिंग एनी स्पेलिंग मिस्टेक का करेक्शन, ये भी मेजर अमेंडमेंट नहीं है। कमोडिटी डिस्क्रिप्शन, ये मेजर अमेंडमेंट है। चेंजिंग द इंपोर्टर्स एड्रेस ओनली भी मेजर अमेंडमेंट नहीं है। इनमें से मेजर अमेंडमेंट जो है वो है कमोडिटी डिस्क्रिप्शन। कमोडिटी डिस्क्रिप्शन जैसे ही आप चेंज करोगे, हो सकता है उसका एचएस कोड चेंज हो जाए, हो सकता है ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, हो सकता है आपका एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट उसको ना मिले, तो ये सी इज योर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 121, which of the following items is not specified under section 123 of Customs Act 1962 where the burden of proof of smuggled goods is discussed? ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो 123 में कवर नहीं होते? नीचे लिखा हुआ जो है उसमें देखिए 123 में जो आइटम्स कवर्ड होते हैं सेक्शन 123 कहता है गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी, इसमें कवर्ड है। सिगरेट्स इसमें कवर्ड है। सिल्वर बुलियंस कवर्ड है। वॉचेस कवर्ड है। ये सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। ये कहता है गोल्ड ज्वेलरी, ये तो कवर है। गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी 123 में आता है। पूछ रहा हमसे नॉट स्पेसिफाइड, तो गोल्ड ज्वेलरी स्पेसिफाइड है। सिगरेट्स स्पेसिफाइड है। वॉचेस स्पेसिफाइड है। सिल्वर ज्वेलरी इज नॉट स्पेसिफाइड। व्हाई? बिकॉज सिल्वर बुलियंस आर स्पेसिफाइड, राइट? तो ज्वेलरी और बुलियंस में डिफरेंस होता है, तो सिल्वर ज्वेलरी स्पेसिफाइड नहीं है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 122, which of the following category of goods cannot be confiscated under section 111 of the Customs Act 1962? पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी का आइटम कॉन्फिस्केट नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 111। 111 बात करता है इम्प्रॉपरली इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, और इम्प्रॉपरली इंपोर्टेशन की बात करता है। 113 बात करता है इम्प्रॉपरली एक्सपोर्टेशन की। ये कहता है एनी ड्यूटीएबल और प्रोहिबिटेड गुड्स फाउंड कंसील्ड इन एनी मैनर इन एनी कन्वेयंस। छुपा के कोई माल रखा हुआ है किसी कन्वेयंस में, तो 111 में वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। बी एनी ड्यूटीएबल और प्रोहिबिटेड गुड्स फाउंड कंसील्ड इन एनी मैनर इन एनी पैकेज ईदर बिफोर और आफ्टर द अनलोडिंग देयरऑफ। तो अगर कोई ड्यूटीएबल या प्रोहिबिटेड गुड्स छुपा के रखा गया है किसी पैकेज के अंदर, वो कन्वेंस के अंदर छुपाया हुआ था, ये पैकेज के अंदर छुपाया हुआ है, दोनों ही कॉन्फिस्केबल है। सी कहता है एनी गुड्स अटेम्प्टेड टू बी एक्सपोर्टेड, या एक्सपोर्टेड पे ध्यान दीजिए, बाय सी और एयर फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन ए कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट। देखिए 111 बात करता है इंपोर्टेशन की, 113 बात करता है एक्सपोर्टेशन की, तो ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। 113 का आइटम है, 111 में तो कॉन्फिस्केट नहीं होगा, तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। डी कहता है एनी गुड्स इंपोर्टेड बाय सी, ये इंपोर्ट की बात करता है, और एयर विच आर अनलोडेड और अटेम्प्टेड टू बी अनलोडेड एट एनी प्लेस अदर देन ए कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट। कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट के अलावा कहीं और भी माल अनलोड करने की कोशिश करोगे कॉन्फिस्केबल है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, where it is not possible to pay the balance of sale proceeds, if any, to the owner of the goods within a period prescribed under section 150 of the Customs Act, such shall be paid to the central government custodian of the goods, owner of the goods, only whatsoever time delay successful bidder। ये जो कहता है कि where it is not possible to pay the balance of sale proceeds, अब मान लीजिए आपका माल कस्टम ने ऑक्शन किया और उसमें से ऑक्शन के बाद पैसा बच गया, वो बचा हुआ पैसा किसको दिया जाएगा? इफ एनी टू द ओनर ऑफ द गुड्स, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू पे द बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड टू ओनर ऑफ द गुड्स। जब बचा हुआ पैसा ओनर को नहीं दिया जा सकता विद इन ए पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 150 में जो पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर अगर ओनर को वो पैसा नहीं दिया जा सकता तो उस पैसे का क्या किया जाएगा? सच शैल बी पेड टू द, किसको पेमेंट होगा? तो हमेशा दिमाग में रख लीजिए, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है ऐसा पैसा। कोई भी बचा हुआ पैसा, कोई भी बची हुई रेसिडुअल प्रॉपर्टी है जो किसी की नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बी कहता है कस्टोडियन ऑफ द गुड्स,
सी कहता है ऑनर ऑफ द गुड्स ओनली व्हाटसोएवर टाइम डिले, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, सक्सेसफुल बिडर। तो ए सेंट्रल गवर्नमेंट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, if a review initiated before the expiry of anti-dumping duty has not come to a conclusion before such expiry, the anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding। क्या होता है जब एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज होती है तो इनिशियली वो 5 इयर्स के लिए होती है, इनिशियली वो 5 इयर्स के लिए होती है, और वो जो 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले होते हैं उसके पहले रिव्यू किया जाता है कि अब इसको कंटिन्यू करना है या इसको यहीं खत्म कर देना। तो कई बार क्या होता है कि रिव्यू कमेटी की का आउटकम नहीं आ पाता, उसके पहले वो 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। उस केस में उस एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक्सटेंशन मिलता है, तो वो जो एक्सटेंशन है उसकी बात करता है, और ज्यादा से ज्यादा एक टाइम में कितने ईयर्स का एक्सटेंशन मिल सकता है, कितने टाइम का एक्सटेंशन मिल सकता है उसकी बात करता है। ए कहता है 1 मंथ, 1 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, बी कहता है 5 इयर्स, 5 इयर्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा, सी कहता है 1 ईयर, एंड डी कहता है 6 मंथ्स। तो 1 ईयर इज जो करेक्ट आंसर। जब भी रिव्यू में जाएगा और रिव्यू का आउटकम होने में देर होगी तो 1 साल के लिए वो एंटी डंपिंग ड्यूटी का इम्पोजिशन बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है ई पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज मैंडेटरी फॉर इंपोर्टर्स पेइंग ड्यूटी ऑफ रुपीज पर बिल ऑफ एंट्री। अब देखिए, ई पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज मैंडेटरी, कितने रुपए तक की कस्टम ड्यूटी का ई पेमेंट मैंडेटरी है एक बिल ऑफ एंट्री। देखिए इसमें एक कहानी जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये कि इसमें ई पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी की बात करता है, उसमें ये नहीं बताता है कि ये ईसीएल की बात कर रहा है या नॉर्मल ई पेमेंट की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं, हम ये डेड्यूस कर सकते हैं कि ये नॉर्मल पेमेंट की बात कर रहा है। नॉर्मल पेमेंट आपको पर बिल ऑफ एंट्री ऑनलाइन अगर नहीं करना है तो उसकी जो लिमिट है वो 10,000 रुपीज है, वो 10,000 रुपीज है। इनिशियली जब ये ई पेमेंट स्टार्ट हुआ था उस समय ये जो लिमिट थी वो थी 1,00,000 रुपए, शुरुआत में, बहुत शुरुआत में। अभी जो है वो 10,000 रुपीज है। ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी आप जो कैश डिपॉजिट कर सकते हो, ईसीएल उसकी लिमिट 10,000 रुपीज है, मतलब 10,000 रुपीज तक आप ड्यूटी का पेमेंट कैश में कर सकते। कैश में मतलब ड्राफ्ट के थ्रू। तो ये जो लिमिट है वो है 10,000 रुपीज। पर नासिन ने जो अपना आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए वो दिया हुआ है सी, 1 लाख रुपीज। बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग ये जो आंसर है वो 10,000 रुपीज करेक्ट है। पढ़ लेते हैं। ई पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज मैंडेटरी फॉर इंपोर्टर्स पेइंग ड्यूटी ऑफ रुपीज 10,000 रुपीज पर बिल ऑफ एंट्री। तो ये 10,000 रुपीज मेरे हिसाब से ठीक है, और नासिन के हिसाब से 1,00,000 रुपए ठीक है, राइट। ऑप्शंस 25,000, 50,000, 1 लाख, 10,000। So 10,000 rupees is your correct answer. Coming to next question number 126. The penalty for making or signing any declaration by a person knowingly or intentionally which is false in any material particular in the transaction of any business under the Customs Act 1962 shall be the value of the goods. A कहता है equal to value of the goods, B कहता है not exceeding 5 times the value of the goods, C कहता है equal to the 10% of the value of the goods, and D कहता है not exceeding 3 times the value of the goods. देखिए 114 डबल ए याद कर लीजिए। फ्रॉड, बाई फ्रॉड या
इंटेंशनली कोई किसी के सिग्नेचर बनाता है, कोई फॉल्स डिक्लेरेशन देता है, तो 5 टाइम्स वैल्यू ऑफ द गुड्स के बराबर पेनल्टी लगती है। आंसर्स में बी इज योर करेक्ट आंसर, नॉट एक्सीडिंग 5 टाइम्स वैल्यू ऑफ द गुड्स। क्वेश्चन नंबर 127, the monitoring of utilization of goods imported or procured from the domestic tariff area by the developer in SEZ is done by SEZ में कोई माल आया और SEZ में माल आने के बाद कहां से आया माल? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से, लोकल मार्केट से परचेस किया SEZ में, वो भी डेवलपर्स ने परचेस किया। देखिए SEZ में दो स्टेक होल्डर्स हैं, पहला डेवलपर, दूसरा यूनिट। डेवलपर की मॉनिटरिंग जो करता है वो करता है द अप्रूवल कमेटी, और यूनिट की मॉनिटरिंग जो करता है वो डेवलपमेंट कमिश्नर करता है। ठीक है, ये बात करते हैं किसकी? डेवलपर की। तो इसके लिए इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? इसको परमिशन जिससे मिली है? अप्रूवल कमेटी से। ऑप्शंस देख लेते हैं, द स्पेसिफाइड ऑफिसर, द डेवलपमेंट कमिश्नर, द अप्रूवल कमेटी, नन ऑफ द अबव। तो इसकी जो मॉनिटरिंग करेगा वो सी करेगा, द अप्रूवल कमेटी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, अंडर द वेयरहाउस्ड गुड्स रिमूवल रेगुलेशन 2016, the warehoused goods removed for export to the custom station shall be transported under one time lock to be affixed by। ये बात करता है वेयरहाउस्ड गुड्स है और एक्सपोर्ट के लिए उसका रिमूवल हो रहा है। वेयरहाउस से माल जा रहा है पोर्ट के लिए, वेयरहाउस से जाएगा पोर्ट पे जाएगा, पोर्ट से एक्सपोर्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 69। shall be transported under one time lock to be affixed by, उसमें वन टाइम लॉक कौन लगाएगा? तो ए कहता है द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर लगाएगा। बी कहता है द लाइसेंसी, लाइसेंसी लगाएगा। सी कहता है द बॉन्ड ऑफिसर, बॉन्ड ऑफिसर लगाएगा। कौन लगाएगा? अब देखिए डिपेंड करता है कि किस तरह का वेयर हाउस है। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर भी लगा सकता है। नॉर्मल अगर आपका वेयर हाउस है प्राइवेट, लाइसेंसी लगा देगा, और या बॉन्ड ऑफिसर भी लगा सकता है। पावर्स तीनों को है। तो योर करेक्ट आंसर इज डी, एनी वन ऑफ द अबव। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, the 6-digit level commodity product code provided by the harmonized system HS is called। HS कोड जो होता है इंटरनेशनली 6 डिजिट लेवल तक होता है, इंडिया में 8 डिजिट लेवल तक होता है। तो वो जो 6 डिजिट लेवल है उसको हम क्या कहते हैं? हेडिंग कहते हैं। तो हेडिंग जो होती है वो 4 डिजिट्स तक होती है। टैरिफ आइटम जो होता है वो 8 डिजिट तक होता है। सब हेडिंग 6 डिजिट तक होती है, नन ऑफ द अबव। तो सब हेडिंग जो होती है वो 6 डिजिट तक होती है। हेडिंग होती है, फिर टैरिफ आइटम दिया हुआ है, तो सब हेडिंग जो होती है वो 6 डिजिट लेवल तक होती है। चैप्टर होता है 2 डिजिट तक, देन उसके बाद हेडिंग, देन सब हेडिंग, देन टैरिफ आइटम। तो 6 डिजिट लेवल पे जो होता है वो सब हेडिंग होती है, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज ई संचित? ई संचित क्या है? आप सभी जानते हो कि ई संचित में आप कस्टम के सिस्टम में अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट। जैसे गूगल ड्राइव में आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देते हो, उसी तरह से ई संचित होता है कस्टम्स का गूगल ड्राइव, आप मान लो। ये कहता है फैसिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शिपिंग बिल। रजिस्ट्रेशन ऑफ शिपिंग बिल के लिए एक फैसिलिटी ई संचित नहीं है,
बी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय डीजीएफटी फॉर अप्लाइंग फॉर इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ये भी नहीं है कि डीजीएफटी का प्लेटफॉर्म हो इंपोर्ट ऑथराइजेशन वहां से ले सकते हो, ये नहीं है। फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय ऑथराइज्ड पर्सन ऑन आइसगेट, आइसगेट पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की फैसिलिटी है, यस डेफिनेटली यही है। एंड डी फैसिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री के रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है। तो सी क्या कहता है, सी इज योर करेक्ट आंसर, फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय ऑथराइज्ड पर्सन ऑन आइसगेट, सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, transport voucher for the transport within a village, town or city of any specified goods is not required if the market value of the goods on the date of transport does not exceed, ये बात करता है स्पेसिफाइड गुड्स की। स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अगर किया जाएगा तो एक वाउचर उसके लिए चाहिए होता है। तो वाउचर के लिए लिमिट क्या है, कितने रुपए से ज्यादा का माल होगा तो उसके साथ एक वाउचर चलेगा। ये जो लिमिट है वो 1000 रुपीज की लिमिट है फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। 1000 रुपीज ए कहता है, बी कहता है 5000 रुपीज, सी कहता है 6000 रुपीज, डी कहता है 10,000 रुपीज। ए 1000 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए कहता है गुड्स सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी आर एलिजिबल फॉर रोड टैप स्कीम। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस किसी आइटम पे है या एक्सपोर्ट ड्यूटी है तब आपको आरओडीटीपी मिलेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब ये पूछ रहा है ट्रू कौन सा है, ये तो फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। बी कहता है एक्सपोर्ट्स दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप्ड थ्रू इंडिया आर एलिजिबल फॉर रोड टैप स्कीम। ट्रांसशिप्ड अगर हो रही है कोई शिपमेंट उस पर रोड टैप का बेनिफिट मिलेगा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है। ट्रांसशिपमेंट पे कभी भी किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता। डी डीम्ड एक्सपोर्ट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर रोड टैप स्कीम। डीम्ड एक्सपोर्ट पे भी रोड टैप की जो इन एलिजिबल कैटेगरीज हैं उसमें डीम्ड एक्सपोर्ट दिया हुआ है, तो इस पे भी नहीं मिलेगा। डी कहता है डीम्ड एक्सपोर्ट अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्यूटी क्रेडिट अंडर आरओडीटीपी स्कीम। के डीम्ड एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो डीम्ड एक्सपोर्ट डिफाइंड है उस पे किसी भी तरह का रोड टैप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, which of the following statement is correct with regard to courier import and export clearance regulations 1998। 1998 के courier import clearance regulations के बारे में कौन सा तथ्य सही है, करेक्ट है। ए कहता है द डॉक्यूमेंट्स एंड सैंपल्स टू बी इंपोर्टेड कैन बी पैक्ड टुगेदर इन आइडेंटिफिएबल कोरियर कंपनी बैग्स। डॉक्यूमेंट्स और सैंपल्स एक साथ पैक किए जा सकते हैं टुगेदर। डॉक्यूमेंट्स और सैंपल्स कभी भी एक साथ पैक नहीं किए जा सकते, तो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। बी कहता है द ड्यूटीएबल गुड्स एंड सैंपल्स टू बी इंपोर्टेड कैन बी पैक्ड टुगेदर इन आइडेंटिफिएबल कोरियर बैग्स। ड्यूटीएबल गुड्स और सैंपल्स ये भी एक साथ पैक नहीं किए जा सकते, तो ये भी इनकरेक्ट है। द डॉक्यूमेंट्स एंड फ्री गिफ्ट्स टू बी इंपोर्टेड कैन बी पैक्ड टुगेदर इन आइडेंटिफिएबल कोरियर कंपनी बैग्स। फ्री गिफ्ट्स नाम की अब कोई चीज नहीं होती, पर फिर भी फ्री गिफ्ट्स और डॉक्यूमेंट्स एक साथ पैक नहीं किए जा सकते, ये भी इनकरेक्ट है। द फ्री गिफ्ट्स एंड सैंपल्स टू बी इंपोर्टेड कैन बी पैक्ड टुगेदर इन आइडेंटिफिएबल कोरियर कंपनी बैग्स। हाँ, फ्री गिफ्ट्स एंड सैंपल्स ये दोनों एक साथ पैक किए जा सकते हैं कोरियर के बैग में।
तो डी जो है इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, ड्यूटी पेड इंपोर्टेड स्टोर्स टेकन ऑन बोर्ड अ शिप of the Indian Navy for use are eligible for duty drawback of। देखिए, जब फॉरेन गोइंग वेसल होगा, इंडियन नेवी का होगा और माल प्रोक्योर किया जाएगा इंडिया से, उस पर जो ड्रॉबैक मिलेगा वो 100% मिलेगा। ए कहता है 70% ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड, बी कहता है 98% ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड, इन अदर केसेस 98% ड्रॉबैक मिलता है, बट इन दिस केस 100% विल बी करेक्ट। सी 95% ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड, डी कहता है 100% ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 100% ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड। क्वेश्चन नंबर 135, which of the following officers of customs is not an authorized officer under SEZ rules 2006? SEZ रूल्स में ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन नहीं है? असिस्टेंट कमिश्नर, ACDC बिल्कुल होते हैं SEZ में। अप्रेजर्स ये भी होते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर्स नहीं होते, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं। तो सी प्रिवेंटिव ऑफिसर इज जो करेक्ट आंसर। SEZ में प्रिवेंटिव्स वाले नहीं बैठते। क्वेश्चन नंबर 136, if the bill of entry is not filed within the time specified in the bill of entry, electronic integrated declaration and paperless processing regulations 2018, अगर टाइम लिमिट जो स्पेसिफाइड है 47 के 3 46 के 3 में, उस टाइम लिमिट में अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होती है एंड द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिले, द इंपोर्टर शैल बी लायबल टू पे चार्जेस फॉर लेट प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री एट द रेट ऑफ। उस केस में इंपोर्टर को लेट प्रेजेंटेशन के चार्जेस देने पड़ेंगे। वो कितने देने पड़ेंगे? फॉर द इनिशियल 3 days ऑफ डिफॉल्ट, पहले 3 दिन कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो ये ए कहता है ₹4,000 पर डे, 4,000 रुपए डेली, ₹3,000 पर डे, 3,000 रुपए डेली, ₹2,000 पर डे, 2,000 रुपए डेली, ₹5,000 पर डे, तो 5,000 रुपए डेली। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। जब भी आप लेट हो जाते हो तो हर दिन के बेसिस पे 5,000 रुपए की आप पे पेनल्टी आने लगती है, उसको हम लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस कहते हैं। 136 का करेक्ट आंसर जो है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 137, remission of duty is not permitted on which of the following warehouse goods lost due to natural causes under section 70 of Custom Act 1962? देखिए सेक्शन 70 ऑफ कस्टम एक्ट वो कहता है वोलाटाइल गुड्स। ये वोलाटाइल गुड्स क्या होती हैं? ऐसे आइटम्स जो जिनका विद द पासेज ऑफ टाइम नेचुरल डिके होता जाता है, नेचुरली वो क्वांटिटी उनकी रेड्यूस होती जाती है। अब ये जो है बड़ा टेक्निकल और बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा इन डेप्थ टाइप का क्वेश्चन उन्होंने दिया है। ये एज इट इज लिस्ट जो है वो नोटिफिकेशन 3/2016 3/2016 से उठा के इन्होंने यहां पेस्ट कर दी। वाइन कैप्टन कास्ट, तो ये उसमें मेंशन है। अब ये पूछता है नॉट परमिटेड, इसमें परमिटेड है। वाइन जो है वो कास्ट में रखी हुई है तो परमिटेड है। बियर कैप्टन ग्लास कंटेनर्स, अब ये जो बियर है उसके लिए एक्चुअल प्रोविजन जो है वो है कि वाइन स्प्रिट बियर कैप्टन कास्ट, तो यहां भी ग्लास कंटेनर की जगह अगर कास्ट होता तो ये करेक्ट आंसर, ये जो है परमिटेड होता। पर चूंकि ग्लास कंटेनर लिया हुआ है इन्होंने
तो इसलिए ये परमिटेड नहीं है और इसलिए ये बी जो है आपका करेक्ट आंसर। एथिलीन डाइक्लोराइड केप्ट इन टैंक्स, ये एज इट इज इसी तरह से दिया हुआ है उस सर्कुलर में। लिक्विड हीलियम गैस केप्ट इन कंटेनर्स, ये भी एज इट इज दिया हुआ है। तो बी जो है बियर केप्ट इन ग्लास कंटेनर्स इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, in respect of cancellation of license of warehouses under section 58p, which of the statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है cancellation of warehouse license के बारे में? Where the operation of a warehouse is suspended under subsection 2 of section 58p, no goods shall be deposited in such warehouse during the period of suspension. ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, और ए जो है वो करेक्ट है। जब सस्पेंड हो गया आप नया माल नहीं ले सकते, पुराना माल आप बाहर निकाल सकते, राइट? तो ए इज करेक्ट, तो ये आपका आंसर नहीं है। बी, द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम में कैंसिल द लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 57 और सेक्शन 58 और सेक्शन 58A। तो लाइसेंस कैंसिलेशन के पावर्स जो हैं वो कमिश्नर ऑफ कस्टम या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम को है, ये भी करेक्ट है, ये भी आपका आंसर नहीं है। सी कहता है द गुड्स वेयरहाउस्ड shall be removed from such warehouse to another warehouse or be cleared for home consumption or export within 15 days from the date on which order of such cancellation is served on the licensee। जब आपका लाइसेंस वेयरहाउस का कैंसिल हो जाएगा उसके बाद आपको अपना माल या तो शिफ्ट कर देना है दूसरे वेयरहाउस में और या तो एक्सपोर्ट कर देना है अंडर सेक्शन 69। बट एक्चुअल जो प्रोविजन है वो कहता है विद इन 7 डेज, ये जो प्रोविजन कह रहा है 15 डेज, तो ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट है इसलिए ये आपका आंसर है सी। डी कहता है द लाइसेंसी शैल बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो हमेशा नेचुरल जस्टिस का कंप्लायंस किया जाता है, जब भी कोई प्रोसीडिंग चलेगी दोनों पार्टियों की बात सुनी जाएगी, तो ये तो करेक्ट है ही। इसमें इनकरेक्ट क्या है? सी। क्यों है इनकरेक्ट? 15 डेज दिया हुआ है, यहां 7 डेज होना चाहिए था, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। Question number 139, when any goods are confiscated under the Custom Act 1962, ownership of such goods shall thereupon vest in section 126 की बात करता है कस्टम एक्ट के। तो जब भी माल कॉन्फिस्केट हो जाएगा उसका मालिक कौन हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहता है द प्रॉपर ऑफिसर कॉन्फिस्केटिंग द गुड्स, जिसने कॉन्फिस्केट किया है वो मालिक बन जाएगा, बिल्कुल गलत। द इंपोर्टर, इंपोर्टर ही मालिक रहेगा, गलत। द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेक्शन 126 कहता है इसलिए ये करेक्ट आंसर है। एंड डी द कस्टोडियन, कस्टोडियन कभी मालिक नहीं होता, कस्टोडियन तो क्या होता है? कस्टडी करने वाला होता है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, as per postal export electronic declaration and processing regulation 2022, which of the following is correct? Postal export electronic declaration and processing regulation 2022 के अकॉर्डिंगली क्या करेक्ट है? तो ये कहता है कस्टम डिपार्टमेंट shall set up, operate and maintain the PB automated system for filing of electronic declaration for export of goods through post। तो कस्टम डिपार्टमेंट एक सिस्टम डेवलप करेगा जिसमें पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किए जाएंगे, ये करेक्ट है। बी कहता है एन एक्सपोर्टर हु विशेस टू एक्सपोर्ट गुड्स थ्रू पोस्ट और हिज ऑथराइज्ड एजेंट shall register himself on the PBE automated system। PBE ऑटोमेटेड सिस्टम पे उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को, अगर वो अपना एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो ये भी करेक्ट है कि उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सी कहता है बोथ ए एंड बी करेक्ट, एंड डी कहता है नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। अब देखिए कस्टम डिपार्टमेंट पीबी ऑटोमेटेड सिस्टम तो लाएगा, ये सर्कुलर में लिखा हुआ है, पर अभी तक लाया नहीं है, राइट? और
रजिस्ट्रेशन तो तभी करेगा जब वो सिस्टम ऑपरेशन में आ जाएगा। पर इसमें जो करेक्ट आंसर इन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो है बी। ठीक है, बट मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ ए एंड बी। तो नासिन कहता है बी आंसर है, मैं कहता हूं सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141, डबल वेटेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर ग्रांट ऑफ एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस शैल बी अवेलेबल ओनली फॉर। देखिए, इस बार जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है एफटीपी 2023 डायनामिक पॉलिसी है, उसमें डबल वेटेज का सिस्टम है और वो है स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस लेने के लिए, और वो भी 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस लेने के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस, बी 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, सी कहता है 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, डी कहता है 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। सी इज योर करेक्ट आंसर, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। क्वेश्चन नंबर 142, अंडर सेक्शन 17 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट ऑफ ड्यूटी इज नॉट अलाउड। किस तरह का कौन सा असेसमेंट सेक्शन 17 में अलाउड नहीं है। सेल्फ असेसमेंट 17 का 1 अलाउड है, रीअसेसमेंट 17 का 4 अलाउड है, प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 18 में होता है, 17 में नहीं होता। करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी नहीं अलाउड है, ये कहता है, ये भी इनकरेक्ट है। सी इज योर करेक्ट आंसर, प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 18 में होता है, 17 में नहीं होता, इसलिए सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, फॉरेन गोइंग वेसल एज पर कस्टम एक्ट 1962 इंक्लूड्स फॉरेन गोइंग वेसल, जिसकी हम बात कर रहे थे, जहां ड्यूटी ड्रॉबैक 100% मिल रहा था। तो ए कहता है ए वेसल इंगेज इन कैरेज ऑफ गुड्स बिटवीन एनी पोर्ट इन इंडिया एंड एनी पोर्ट आउटसाइड इंडिया। इंडिया के किसी भी पोर्ट से इंडिया के बाहर किसी दूसरे पोर्ट पे अगर जाएगा तो फॉरेन गोइंग वेसल होगा। तो ये करेक्ट है, बिल्कुल होगा, ये फॉरेन गोइंग वेसल की कैटेगरी में आएगा। एंड सेकंड कहता है अ वेसल इंगेज इन फिशिंग आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अगर कोई वेसल है और टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से बाहर जाके 12 नॉटिकल माइल्स से आगे जाके अगर वो फिशिंग का काम कर रहा है, उसको भी फॉरेन गोइंग वेसल माना जाएगा एज पर डेफिनेशंस ऑफ कस्टम एक्ट 1962। तो ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है और बी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। ओनली फर्स्ट, बी कहता है फर्स्ट एंड सेकंड, सी कहता है ओनली सेकंड, डी कहता है नन। बी फर्स्ट एंड सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, any power exercisable by assistant commissioner or deputy commissioner of custom under custom act 1962 may also be exercisable by gazetted officer of customs empowered in this behalf by। देखिए, डेलीगेशन ऑफ पावर्स सेक्शन 152 ऑफ कस्टम एक्ट बात करता है एसी या डीसी जो काम करते हैं वो काम डेलीगेट किए जा सकते हैं किसको, गजेटेड ऑफिसर को। और गजेटेड ऑफिसर वो सारे काम किसकी अनुमति से करेगा, उसको एम्पावर कौन करेगा, तो उसको एम्पावर करेगा सीबीआईसी बोर्ड। तो सीबीआईसी ऑब्लिक बोर्ड। ए बी कहता है द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, सी कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड डी कहता है द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर। तो सेक्शन 152 जो कहता है वो कहता है सीबीआईसी बोर्ड। ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, goods of which value can be adjudged by an assistant commissioner for confiscation under section 113 of custom act 1962। एसी या डीसी को कितने रुपए तक के पावर हैं एडजुडिकेशन के, और एडजुडिकेशन कौन सा, वैल्यू वैल्यू ऑफ एडजुडिकेशन कौन सा, जिसमें कॉन्फिस्केशन रिक्वायर्ड हो। देखिए,
तो इसमें जो गजटेड ऑफिसर है उसको पावर्स हैं 1 लाख रुपए तक के। एसीडीसी को जो पावर है वो 10 लाख रुपीज तक है। तो हम देख लेते हैं, एबव रुपीज 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख, गलत है। एबव रुपीज 2 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, तो ये 2 लाख रुपीज, ये गलत है। 5 लाख, ये भी गलत है। एबव रुपीज 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख, ये करेक्ट आंसर है आपका सी। एंड डी कहता है एबव रुपीज 5 लाख बट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख। 50 लाख तक जो है वो एडिशनल जॉइंट के पावर्स है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर, एबव रुपीज 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 146, which of the following statement is correct while calculating the time prescribed for filing appeal against an order under the Customs Act 1962? स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? किस बारे में स्टेटमेंट है? कि अपील जो फाइल करनी है उसके कैलकुलेशन के लिए, उसमें टाइम जो मिलेगा 60 डेज मिला है या 3 मंथ्स का टाइम मिला है, व्हाटएवर, उसके कैलकुलेट करने के लिए कौन सी डेट से कैलकुलेट किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। टाइम फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपी में बी एक्सक्लूडेड। हमेशा कोर्ट में केस हो, कस्टम में केस हो, जब भी सर्टिफाइड कॉपी लेना हो आपको और सर्टिफाइड कॉपी आपको ना मिली हो तो वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो टाइम फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपी में बी एक्सक्लूडेड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। अपील्स कैन बी फाइल्ड ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे इफ द लास्ट डे इज हॉलीडे। अगर मान लीजिए 60 डेज के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है और लास्ट डे 60th डे आपका हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे है, संडे है मान लीजिए, तो नेक्स्ट वर्किंग डे को आप फाइल कर सकते हो, दैट इज अलाउड। तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। इफ अपील इज प्रेजेंटेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, डेट ऑफ एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ अपील एट द अपीलेट अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड। अगर आपने बाय पोस्ट भेजी है तो जिस डेट को आपको अपील, जिस डेट को अपील मिलेगी वहां अपीलेट में, अपीलेट अथॉरिटी को, वो डेट कंसीडर की जाएगी। मतलब वो जो डेट है वो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो सी भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव, डी इज योर करेक्ट आंसर। Coming to next question number 147, which is the correct answer in respect of safeguard measures? safeguard measures के बारे में क्या करेक्ट आंसर है? तो ये कहता है it shall not apply to articles imported by a unit in a special economic zone. इस ऐसी जेट पे ये सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगेंगे, बिल्कुल नहीं लगेंगे, जब तक कि उन सेफगार्ड मेजर्स के नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली ये ना लिखा हो कि ये ऐसी जेट्स पे भी अप्लाई है। बी कहता है it shall apply only to the portion of the articles used in the manufacture of any goods cleared into the domestic tariff area when imported by a unit in the SEZ. SEZ ने import किया और उससे माल बना के, उससे फिनिश्ड गुड्स बना के डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सप्लाई कर दिया। तो जितना पोर्शन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में लोकल मार्केट में बेचा गया उतने पोर्शन पे सेफगार्ड मेजर्स लगेंगे, ये कहता है, ये भी करेक्ट है। सी कहता है बोथ ए एंड बी एबव, दोनों करेक्ट हैं, ए एंड बी, तो ये सी करेक्ट है। डी कहता है नन ऑफ द एबव, कोई भी करेक्ट नहीं है, तो योर करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी एबव। क्वेश्चन नंबर 148, which of the following is not included in general power to make regulations by the board under section 157 of Custom Act 1962? जनरल पावर टू मेक रेगुलेशंस 157 में दिया हुआ है। अब ये कहता है नॉट इंक्लूडेड, इनमें क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? द टाइम एंड मैनर ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट से फाइनल असेसमेंट करने के लिए रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो ये तो इंक्लूडेड है। ये पूछ रहा है नॉट इंक्लूडेड, ये तो इंक्लूडेड है। बी कहता है द मैनर ऑफ क्लियरेंस और रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स, किस तरह से क्लियरेंस होगा, किस तरह से रिमूवल होगा गुड्स का, ये भी इंक्लूडेड है।
द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द मैनर इन विच सप्लीमेंट्री नोटिस में बी इशूड। तो सप्लीमेंट्री नोटिस किन केसेस में इशू किए जा सकते हैं उसके लिए रेगुलेशंस बने हुए हैं और ये 157 में इंक्लूडेड है। डी कहता है नन ऑफ द अबव, सो डी नन ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सारे 157 के नीचे जो लिस्ट दी हुई है उसमें इंक्लूडेड है। Coming to next question number 149. In case of sale of goods by SEZ unit in domestic tariff area, DTA unit shall be required to file. जब SEZ यूनिट से DTA में माल सप्लाई होगा तो क्या फाइल किया जाएगा? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग नहीं फाइल होगी। DTA में माल जा रहा है SEZ से, बिल्कुल नहीं होगी। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, DTA यूनिट जो है वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगी और उसमें दोनों की डिटेल्स आती है, SEZ की भी DTA की भी। तो फाइल जो होगी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल। सी कहता है शिपिंग बिल, डी कहता है बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो बी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150. This is your last question of the question paper 2023. According to the handling of cargo in custom area regulations 2009, adequate manpower for loading, unloading, stacking, handling, stuffing and de-stuffing of containers and cargo in a custom area shall be provided by. सीधा ये अगर आपको इसका आंसर ना भी पता हो तब भी जिसको कस्टोडियन बनाया जा रहा है हैंडलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम एरिया रेगुलेशन 2009 में, जिसको कस्टोडियन बनाया जा रहा है वही मैन पावर प्रोवाइड करवाएगा लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, स्टैकिंग के लिए, हैंडलिंग, स्टफिंग, डी स्टफिंग। कौन प्रोवाइड करवाएगा ये पूछ रहा है। तो कस्टम ब्रोकर प्रोवाइड करवाएगा? बिल्कुल नहीं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर, कस्टम एरिया में इंपोर्टर एक्सपोर्टर का क्या काम? फ्रेट फॉरवर्डर ये भी नहीं करवाएगा। कस्टम्स कार्गो सर्विस प्रोवाइडर, कस्टम कार्गो सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो ये सारे आइटम्स प्रोवाइड करवाएगा लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, स्टैकिंग के लिए, हैंडलिंग, स्टफिंग, डी स्टफिंग, ये सब कुछ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, कस्टम कार्गो सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा, लास्ट तक देखा। 15 नवंबर 2023 से हम नेक्स्ट एग्जाम जो कि मार्च 2024 में होना है उसके लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बैच के टाइमिंग्स मॉर्निंग 7:30 टू मॉर्निंग 9 है। आप चाहें तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को निश्चित कर सकते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।